ज़्यादा बिना आर्टिस्ट हों जो आर्ट वर्क हैं वो इस तरह से दिखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि इस तरह से दिखते हैं। हो सकता है आपके इससे ज़्यादा बेहतर दिख रहे हों। अब कमाल की बात यह है कि ये दोनों आर्ट वर्क मेरे ही हैं। अब क्या गलतियाँ रहती है जिसकी वजह से एक आर्ट वर्क ऐसा दिखता है और एक आर्ट वर्क ऐसा दिखता है। क्या वो गलतियाँ रहती हैं जिसकी वजह से इसमें थ्री डायमेंशनल फील आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। इसमें वॉल्यूम आ रहा है, थ्री डायमेंशनल फील आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा है। क्या वो शेडिंग में गलती रहती हैं और क्या क्या गलती रहती हैं जिसकी वजह से एक आर्टवर्क ऐसा दिखता है और एक ऐसा दिखता है। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में आज समझेंगे। अब ये चीज़ समझिए, जब आप शेडिंग कर रहे होते हो आपको शेडिंग करना नहीं सीखना होता है। आपको शेडिंग करने के लिए वैल्यू को सीखना होता है कि वैल्यू यानी कौन सी कितनी डार्क हो रही है, कौन सी कितनी लाइट हो रही है, डार्कनेस और लाइटनेस को। और जब आप शेडिंग सीख रहे होते हो कि शेडिंग कैसे शेड करना है किसी भी आर्डर को, तो पहले आपकी एक चीज स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए, यानी ड्राइंग वाला पार्ट। ये आर्ट वर्क और ये वाला आर्ट वर्क, इनमें जो पहली चीज जो इन्हें डिफरेंट करती है, ये खराब बना है और ये अच्छा बना है, इसमें जो पहला डिफरेंस ही यही है कि इसमें जो ड्राइंग वाला पार्ट है वो सही नहीं है और इसमें ड्राइंग वाला पार्ट है वो मजबूत है। ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो नी वाला पार्ट है और वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो उसके बाद एक के बाद एक जो आप मंजिल उठा रहे हो, शेडिंग कर रहे हो, ब्लेंडिंग कर रहे हो, डिटेलिंग कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, जो भी आप उसके बाद एक करोगे तो वो सारी चीज़ें खराब ही दिखेंगी, क्योंकि उसका जो नी वाला पार्ट है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी ड्राइंग वाला पार्ट। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका ड्राइंग वाला पार्ट वो स्ट्रॉन्ग होना ही होना चाहिए। तब आप शेडिंग सीखोगे, तब आपको सही में रिजल्ट मिलेंगे। वैल्यू यानी कौन सी कितनी डार्क हो रही है, कौन सी कितनी लाइट हो रही है एक दूसरे कंपेरिजन में। जैसे कि यहाँ पर जो सबसे डार्क पार्ट है वो हेयर है और इससे थोड़ा लाइट है वो यहाँ पर है, और इसके कंपैरिजन में ये लाइट है और इसके कंपैरिजन में ये लाइट है। तो एक दूसरे के कंपैरिजन में हम वैल्यू को देख रहे होते हैं, ना कि हम वैल्यू को इंडिविजुअल जज करते हैं। हम एक दूसरे के कंपैरिजन में देख रहे होते हैं कि क्या डार्क है क्या लाइट है। अब वैल्यू यानी क्या, आपके पास जो सबसे ज़्यादा वाइट है और सबसे ज़्यादा जो ब्लैक है उसके जो बीच में अलग अलग शेड आ रही हैं वैल्यू की, तो इन सबको मिलाकर हम इन सबको वैल्यू कहते हैं। और इस स्केल को हम वैल्यू स्केल कहते हैं, जहाँ पर पहले वाइट है, फिर उससे थोड़ा डार्क है, उससे थोड़ा डार्क है, उससे थोड़ा डार्क है और इस तरह से आखिर में सबसे ज़्यादा डार्क है, तो इसे हम कहते हैं वैल्यू स्केल। अब एक चीज़ बेसिक सी चीज़ समझिए कि जब आप शेडिंग कर रहे होते हैं तो आपके पास जो सबसे वाइट चीज़ होती है वो होता है आपका पेपर। आप पेपर से ज़्यादा वाइट अपने आर्ट वर्क में नहीं दिखा सकते। आर्ट वर्क में जो आपको सबसे ज़्यादा वाइट दिख रहा है उसे दिखाने के लिए आपको अपने पेपर का यूज करना है, अपने आर्ट वर्क में उस चीज़ को दिखाने के लिए। आपको ये समझ के चलना कि आपके पास आपके पेपर से ज़्यादा वाइट कोई भी चीज़ नहीं है। अब ज़्यादातर बिना आर्टिस्ट ये गलती करते हैं कि सबसे वाइटेस्ट पार्ट को दिखाने के लिए वो वाइट जेल पेन का यूज़ करते हैं। और अगर आपको वाइट जेल पेन का यूज़ करना पड़ रहा है सबसे वाइटेस्ट पार्ट को दिखाने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो वैल्यू को अरेंज कर रहे हैं तो वैल्यू को आप सही से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को समझिए। तो आपके पास सबसे वाइटेस्ट पार्ट को दिखाने के लिए आपका पेपर होता है। आपके पेपर से ज़्यादा वाइटेस्ट चीज़ कोई भी चीज़ नहीं है, ये चीज़ आप समझ के चलिए। और आपके रेफरेंस पिक्चर में जो सबसे डार्क पार्ट दिख रहा है उसको आपकी अपनी पेंसिल की जो सबसे डार्क शेड है, जो डार्क शेड है उसका यूज़ करके दिखाना है। हो सकता है आपके पास 10 भी हो तो उसकी जो सबसे डार्क शेड है उससे ज़्यादा आप डार्क नहीं जा सकते। आप उतना ही डार्क जा सकते हैं, उससे ज़्यादा डार्क नहीं कर सकते। तो आपकी पेंसिल की जो सबसे ज़्यादा डार्क शेड है उससे ज़्यादा आप डार्क नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा डार्क शेड है इस पेपर पर, इससे ज़्यादा डार्क नहीं किया जा सकता यहाँ पर। या चारकोल हम यूज़ करें उसकी बात अलग है, लेकिन पेंसिल का यूज़ करके 10B का यूज़ करके हम इससे ज़्यादा डार्क नहीं जा सकते पेपर पर, और इससे ज़्यादा वाइट हम इस पेपर पर नहीं दिखा सकते। तो ये बेसिक सी चीज़ समझिए। ज़्यादातर बिगिनर आर्टिस्ट ये गलती करते हैं, जब भी वो शेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो एक पार्ट को बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। मान के चलिए उन्होंने अगर आँख के पार्ट को सेट करना स्टार्ट किया तो उसे बिल्कुल फिनिश करके एक आँख को फिनिश करके फिर नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट आँख की तरफ, फिर नाक की तरफ, फिर लिप्स की तरफ। अब जब आप इस तरह शेडिंग करते हैं एक एक पार्ट को फिनिश करते हुए, तब यहाँ पर जो गलतियां होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप केवल एक छोटे से पार्ट पर फोकस कर रहे होते हैं कि उतने ही पार्ट में क्या डार्क है और क्या लाइट है। अब हो सकता है आपने जो वहां पर डार्क समझा कि ये सबसे ज्यादा डार्क है, हो सकता है उससे भी ज्यादा कोई डार्क उससे डिफरेंस में हो, क्योंकि वहां पर आपने सबसे डार्क वैल्यू का यूज कर लिया जो आपके पास थी सबसे डार्क वैल्यू। अब जब आपको उससे ज्यादा कुछ और डार्क दिखाना पड़ेगा
तो आप नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि आपने उस लेवल की वैल्यू को पहले ही यूज कर लिया है। तो इस बात को समझिए, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियो पर ऐसा ही सिखाया जाता है, रील्स में, शॉर्ट में ऐसे ही सिखाया जाता है, जहाँ पर आर्टिस्ट होते हैं वो एक एक पार्ट को बिल्कुल फिनिश करते हैं, आँख को सेट कर रहे होते हैं वहाँ पर बिल्कुल डिटेल करके, एक एक पार्ट को फिनिश करके इस तरह सेट ही कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर जो गलतियाँ होने के चांस वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। आपके लिए जरूरी है आप लेयर्स में काम करिए। आपके पास जो सबसे ज़्यादा डार्क शेड है उससे एक बार में ना यूज करो, लेयर्स में सेट करो। पहले तो आप समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा डार्क क्या है इसमें, उसे एक डार्क शेड देने के बाद आपको अपनी वैल्यू को बचा के रखना है कि आप उससे भी ज़्यादा डार्क जा सकें। अगर आपको उससे ज़्यादा कुछ डार्क दिख रहा है तो आप वहाँ पर डार्क जा सकें उससे ज़्यादा, तो आपको लेयर्स में काम करना है। और जब आप लेयर्स में काम करेंगे तो तब आप वैल्यू को सही से अरेंज कर पाएंगे और आपके पास उससे भी ज़्यादा डार्क दिखाने के लिए शेड्स बचेंगी। अब जब आप लेयर्स में काम करोगे तो आपका पेपर भी डैमेज नहीं होगा, आप लेयर्स में ज़्यादा डार्क जा सकेंगे। अगर आपका पेपर एक बार में डैमेज हो गया, आपने एक बार में डार्क कर दिया और आपका पेपर डैमेज हो गया, फिर आप उससे ज़्यादा डार्क नहीं जा पाओगे, क्योंकि उस पेपर की जो टिश्यू हैं वो खराब हो चुके होंगे। आप अब इस बात को समझिए कि अगर मैं डार्क टू लाइट काम नहीं करता और लेयर्स में काम नहीं करता, तो और मैं पहले इस पार्ट को सेट कर रहा होता या इस पार्ट को सेट कर रहा होता, तो मुझे इससे ज़्यादा डार्क ये पार्ट लगता। और यहाँ पर मैंने अगर इतनी डार्कनेस यूज कर ली होती तो मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा डार्क नहीं दिखा पाता, इन बालों में इससे ज़्यादा डार्क नहीं दिखा पाता। अब ये चीज़ समझिए। अब ये एक स्केच है जो मैंने इससे पहले किया था, इसकी कंपोजिशन देखने के लिए एक थंबनेल स्टडी की थी वैल्यू को देखने के लिए। अब इस बात को समझिए कि यहाँ पर और मैंने इस पार्ट को पहले सेट कर दिया होता कि यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल ऐसे सेट कर दिया होता, इस पार्ट को मैंने पहले सेट कर दिया होता बिना लेयर में जाए हुए अपनी पेंसिल की पूरी डार्कनेस का यूज करके, क्योंकि मेरी पेंसिल इतनी ही डार्क जा सकती है, इससे ज़्यादा डार्क नहीं जा सकती, और मैंने इतनी ही डार्कनेस यहाँ पर यूज कर ली। अब जब मुझे इससे ज़्यादा डार्क ये बाल दिखाने पड़ते तो मैं उससे ज़्यादा डार्क इसे नहीं दिखा पाता, क्योंकि मैंने उतना जितना ये पेंसिल डार्क जा सकती है उतना मैंने यहाँ पर ही यूज कर लिया। अब ये सिंपल सी चीज़ है, जब आप लेयर्स में काम करोगे तो आप अपनी वैल्यू की रेंज को बचा के रख पाओगे। आपको जब इस पार्ट से ज़्यादा कोई डार्क दिख रहा होगा तो आप उससे ज़्यादा डार्क जा पाओगे जब आप लेयर्स में काम करोगे, डार्क टू लाइट काम करोगे और ओवरऑल रेफरेंस पिक्चर पे फोकस करोगे। जब आप लेयर्स में काम कर रहे हो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है कि आप ओवरऑल रेफरेंस पिक्चर पे फोकस करो। जब आप इस तरह देखेंगे तो आप उस ओवरऑल रेफरेंस पिक्चर में देख पाएंगे कि उसमें सबसे ज़्यादा डार्क क्या है और क्या लाइट है, तब जो आपकी वैल्यू हैं वो सही अरेंज होंगी। अब इस आर्टवर्क में ये भी लाइट पार्ट दिख रहा है और ये भी लाइट पार्ट दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर सेट कर रहा होता और यहाँ पर पहले ही मैंने इस पार्ट को लाइट छोड़ दिया होता, यहाँ इस पेपर को पूरा वाइट छोड़ दिया होता, अब जब मुझे इससे ज़्यादा वाइट यहाँ पर दिखाना पड़ता तो मैं उससे ज़्यादा वाइट नहीं दिखा पाता, क्योंकि उस लेवल की वैल्यू को मैंने यहाँ पर ही यूज कर लिया है। क्योंकि पेपर से ज़्यादा वाइट में नहीं जा सकता, तो मैं यहाँ पर इससे ज़्यादा वाइट नहीं दिखा पाता। अब इसके लिए ज़रूरी है, अब इस चीज़ को समझिए कि इस पार्ट को और मैंने बिल्कुल वाइट ही छोड़ दिया होता, वाइट बिल्कुल इस पार्ट को, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये लाइट है। अब जब मुझे इससे ज़्यादा वाइट ये वाला पार्ट दिखाना पड़ता है ये, तो मैं इससे ज़्यादा वाइट नहीं दिखा पाता, क्योंकि मेरे पास केवल पेपर ही जितना वाइट है, इससे ज़्यादा मैं वाइट नहीं दिखा सकता। अब इसके लिए ज़रूरी है कि जो मुझे रेफरेंस पिक्चर में सबसे ज़्यादा वाइट दिख रहा है, बाकी वाइट उससे थोड़े डार्क रहेंगे, तब जाके वो वाइट उससे ज़्यादा वाइट दिख पाएगा। इस बात को समझिए। नेक्स्ट पॉइंट, ज़्यादातर बिगिनर आर्टिस्ट जब भी रियलिटी आर्टवर्क के बारे में सोचते हैं तब उनके दिमाग में टन से केवल एक ही बात आती है कि अब उन्हें डिटेल करना पड़ेगा। इस बात को समझिए, अगर आपकी वैल्यू सही नहीं है कि कहाँ पर कितना डार्क रहना चाहिए था, कहाँ पर कितना लाइट रहना चाहिए था, तो आप कितनी भी डिटेल कर लें वो आर्टवर्क खराब ही दिखेगा, बल्कि और ही ज़्यादा खराब दिखेगा। जब तक आपकी वैल्यू सही नहीं रहेंगी कि कहाँ पर कितना डार्क रखना है और कहाँ पर कितना लाइट रखना है। क्योंकि ये चीज़ इसी तरह से मान के चलिए एक सब्जी है जो कि ऊपर से बहुत ही सुंदर दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है, उसमें खूब धनिया बिखेर कर उसमें बिल्कुल बहुत ही उसे सुंदर बना दिया गया है, बहुत ही वो सुंदर दिख रही है देखने में। लेकिन अगर उसमें अंदर से उस सब्जी में नमक मिर्च उसमें मसाले ही सही नहीं पड़े हैं, उसे पका ही नहीं गया है सही, तो वो खराब की खराबी दिखेगी। चाहे आप ऊपर से उसमें कितना भी धनिया बिखेरो, उसमें कितना भी सुंदर उसे दिखाओ, वो खराब की खराबी दिखेगी, क्योंकि वो अंदर से सही नहीं है। क्योंकि उसमें जहाँ पर फोकस करना चाहिए था वहाँ पर फोकस नहीं किया गया है। तो वैसे ही डिटेल है, डिटेल केवल आपके आर्टवर्क को जब सुंदर बना सकती है जब आपकी वैल्यू सही हो।
तो इसके लिए जरूरी है आपकी वैल्यू का सही होना। और आपकी वैल्यू सही नहीं है और आप डिटेल किए जा रहे हो तो आर्ट वर्क और ही ज़्यादा खराब ही दिखेगा। क्योंकि ज़्यादातर आर्टिस्टों को हमने रील्स में, शॉर्ट में, ज़्यादातर यूट्यूब की वीडियो में ऐसे ही आर्टिस्ट हैं जो डिटेल करना सिखा रहे हैं। क्योंकि जब उनका लर्निंग पार्ट चल रहा था, जहाँ पर वो डेली बेसिस पे स्केच कर रहे थे, चीज़ों को सीख रहे थे, वैल्यू को, इन सारी चीज़ों को समझ रहे थे, तब वो उन चीज़ों पर केवल फोकस कर रहे थे, ना कि डिटेल पर। क्योंकि जब हम उन आर्टवर्क को देखते हैं, उनके फाइनल आर्टवर्क को देखते हैं, तब हम उनके जो 2-3 साल का, जो 4 साल का, जो उसके पीछे की प्रोसेस रही है उस आर्टवर्क को बनाने की, वो हम मिस कर जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि जो डिटेल करना है वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जैसे कि इस आर्टवर्क को देखिए, मैंने यहाँ पर डिटेल बिल्कुल भी नहीं की है कि मैं एक एक बाल बना रहा हूँ, एक एक डिटेल दे रहा हूँ, बाल की खाल बना रहा हूँ, फिर भी ये सही लग रहा है। जबकि जब मैं स्टार्टिंग में था, जब मैं बिगिनिंग में था, तब मैंने ये बनाया था। अब यहाँ पर मैंने, आप देखिए कि एक एक बाल बनाने की कोशिश की है, एक एक बाल बनाने की कोशिश की है, हर जगह एक एक बाल बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर इतनी डिटेल देने की कोशिश की है, एक एक बाल बनाने की कोशिश की है, फिर भी ये खराब दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू ही नहीं सही है। मैंने आईब्रो यहाँ पर बना तो दी है कि एक एक बाल बना दिया है, लेकिन मैं इस बात पर फोकस ही नहीं किया कि आईब्रो कितनी डार्क हो रही है। मैंने आईब्रो में एक एक बाल तो बना दिया, लेकिन ये फोकस नहीं कि आईब्रो कितनी डार्क होनी चाहिए थी। और मैं ये इस बात पे फोकस करता कि आईब्रो कितनी डार्क होनी चाहिए थी, तो ये आर्टवर्क सही दिखता। मैंने इसमें एक एक बाल देखा। तो आपको एक ही डिटेल पे फोकस नहीं करना है, आप जो भी चीज़ देख रहे हो उसकी वैल्यू पे फोकस करना है जब आप शेडिंग कर रहे हो, ना कि उसमें डिटेल्स को। आप जब बाल यहाँ पर देखिए, बाल स्किन से बहुत ही डार्क होते हैं, तो यहाँ पर ये डार्क होने चाहिए थे, लेकिन मैंने यहाँ पर डिटेल की है, जबकि ये पहले तो ये डार्क होने चाहिए थे, ये इससे बहुत ही ज़्यादा डार्क होने चाहिए थे, लेकिन मैंने इसमें डिटेल की है, जिसकी वजह से ये ख़राब दिख रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको ब्लेंडिंग टूल पर फोकस नहीं करना है, उन पर डिपेंडेंट नहीं हो जाना है। क्योंकि जो ब्लेंडिंग टूल है वो केवल एक टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं, और आपकी जो स्ट्रोक है वो ही सही नहीं है, और आपके स्ट्रोक इस तरह से बिखरे हुए, डार्क लाइट इस तरह से हैं, फिर आप उस पर कितना भी ब्लेंडिंग टूल रगड़ो तो वो उस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जिस पर फोकस करना चाहिए था उस पर ही फोकस नहीं किया है। तो इसके लिए जरूरी आपके जो स्ट्रोक्स हैं वो सही होने चाहिए, उसमें डार्क लाइट नहीं होना चाहिए, वो एकदम इवन होना चाहिए। और आप डार्क कर रहे हो तो डार्क ही होना चाहिए, तो कहीं पर लाइट नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ पे फोकस करना है आपको, ना कि ब्लेंडिंग टूल्स पर, क्योंकि ब्लेंडिंग टूल केवल एक टेक्सचर क्रिएट करता है और कुछ नहीं। फोकस आपको वैल्यू पे रखना है। क्योंकि इस आर्टवर्क में मैंने कहीं पर ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज किया, ये क्लासिकल तरीके से, जहाँ पर ब्लेंडिंग टूल का यूज नहीं किया जाता है, वहाँ पर पेंसिल, कोई ब्लेंडिंग टूल मान के चलो कि आपकी जो पेंसिल है वो है ब्लेंडिंग टूल है, तो आपको अपनी पेंसिल से ही इस तरह के स्मूथ ट्रांजिशन जो पाने होते हैं, आपको कोई ब्लेंडिंग टूल यूज नहीं करना होता है स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप ब्लेंडिंग टूल यूज करोगे तो वो आपकी आर्टवर्क को और ज़्यादा खराबी दिखाएगी। क्योंकि ब्लेंडिंग टूल जब स्टार्टिंग में आप यूज करोगे तो जो आपने वैल्यू दी है वो उस चीज़ को और ज़्यादा स्प्रेड कर देता है, इस तरह से जब वैल्यू को इधर उधर बिखेर देता है। तो स्टार्टिंग में जरूरी है आप ब्लेंडिंग टूल का यूज ना करो, उसे अवॉइड ही करो, आप केवल अपनी पेंसिल से शेडिंग करो क्लासिकल तरीके से। अब मैं आपके लिए क्विक समराइज कर देता हूँ। आपको वैल्यू को समझना है कि आपके पास सबसे ज़्यादा लाइट क्या है, आपका पेपर, और सबसे ज़्यादा डार्क क्या है दिखाने के लिए, आपकी पेंसिल की जो एक्सट्रीम शेड है। तो इस चीज़ को पहले वैल्यू को समझिए, और डिटेल्स को, ब्लेंडिंग टूल्स को, इन सारी चीज़ को इग्नोर ही कीजिए। जब आप शेडिंग कर रहे हो तो इस बात पे फोकस नहीं करना कि आप जो बाल बना रहे हो उसमें एक एक बाल को बना दें। इस बात को देखिए, वो बाल है वो कितना डार्क है उस ओवरऑल रेफरेंस के कंपैरिजन में, ना कि वो उसमें एक एक बाल है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ सेट कर रहे हो तो उसमें वैल्यू को देखिए कि वो कितनी डार्क हो रही है और कितनी लाइट हो रही है, ना कि उसमें डिटेल को देखिए। और ब्लेंडिंग टूल को स्टार्टिंग में इग्नोर ही कीजिए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में आपके आर्टवर्क को और खराब ही दिखाएगा, ना कि अच्छा बनाएगा। और आपको लेयर्स में कम करना है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा डेप्थ ला पाओगे और आपके पास रेंज बची रहेगी और चीज़ों को डार्क करने के लिए और लाइट दिखाने के लिए। और आपको डार्क टू लाइट सेट करना है लेयर्स में। और अगर वीडियो वैल्यूबल लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या आगे और चीज़ें सीखना चाहते हो, क्या क्या आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चन, उन सारी चीज़ों को कमेंट कीजिए और बताइए। क्योंकि जब आप कमेंट करके बताओगे आपको कैसा लग रहा है, आप क्योंकि जब आप कमेंट करके बताओगे कि आप मेरे वीडियो से सीख रहे हो, तो अंदर से एक फील होता है कि हाँ, वीडियो बनाओ और वीडियो बनाओ, कोई है जो तुम्हारे वीडियो से सीख रहा है। ये अंदर से फीलिंग आती है कि कोई है जो मेरे वीडियो से सीख रहा है, और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है अंदर से जब आप कमेंट करके बताओगे कि हाँ, मैं आपकी वीडियो से सीख रहा हूँ।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना अपने आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ, जिसके उनकी भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।